हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे एसएससी एमटीएस के एग्जाम पर बात करने आया हूं। एग्जाम चल रहा है और इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही आसान, मैथमेटिक्स में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा दे रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसे सवालों का संकलन लेकर के आया हूं आपके लिए जो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, ताकि एग्जाम में, ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों, आप जानिए, आज जो हमारा अभी तक आने वाली शिफ्टों के लिए जो रिव्यू है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास है। तो जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है वो अपने दूसरे एग्जाम्स की तैयारी में लग जाएं, और जिन लोगों का अभी आगे आने वाली शिफ्टों में है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप मेरे इस सीरीज से जो एमटीएस के लिए मैंने प्रैक्टिस कराए हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में हूबहू वैसे ही पूछे जा रहे हैं। तो आप मेरी इस सीरीज को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूं उसको मैं आज सॉल्व कराना शुरू करता हूं। ठीक है, चलिए आगे की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। सात क्रमागत पूर्णांक का औसत 126 है। इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को आप जान लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन। सात क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी संख्याएं होती हैं वो सब पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। लेकिन हमें तो सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात करनी है। धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या होगा, 126 दिया है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं बस सिंपल सा कहेंगे कि सात धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। या फिर आप इसको ऐसे नंबर में भी लिख सकते हैं कि हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा और ये सातवां। ठीक है ना, ये सात हमारे धनात्मक पूर्णांक हो गए। क्योंकि औसत की बात की है, औसत जब इस प्रकार से होगा क्रम वाइज, तो हमारा जो बीच वाला होगा वही हमारा औसत हो जाएगा। यानी हमारी जो संख्या होगी वो बीच वाली 126 हो जाएगी। इसके पहले 125, इसके पहले 124, इसके पहले 123, इसके बाद में 127, 128, 129। तो ये हमारी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होंगे। क्योंकि हमें बताना है कि आंसर क्या होगा इसका, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 123। सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 123 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले सवाल पर आ जाइए। किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अच्छा थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1.6 वर्ग मीटर है और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो 10 डेसीमीटर है। यहां यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरे से 10 डेसीमीटर अधिक है तो समांतर भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, हमें एक चीज पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, डेसीमीटर होते हैं। तो हम इस सवाल को लगाते हैं। समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 1.6 इक्वल टू 1/2 टाइम्स। ठीक है, 1/2 टाइम्स। समांतर भुजाओं का योग हमें पता नहीं, लेकिन हमें एक बात पता है कि यदि एक भुजा x है तो दूसरी x प्लस 8 होगी। तो मैं कह देता हूं एक भुजा x होगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि एक दूसरे से 8 डेसीमीटर अधिक है। इनटू हाइट,
हाइट कितना दे रखा है, भुजाओं के बीच की दूरी। जो भुजाओं के बीच की दूरी होती है वही हाइट होती है। जो समलंब चतुर्भुज होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा समलंब चतुर्भुज है और ये जो हाइट है यही दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ही हमारी क्या होती है, हाइट। तो ये कितना दे रखा है, 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर को हम 1 मीटर कह सकते हैं, यानी क्योंकि मीटर में हमारा क्षेत्रफल है तो जो हमारी हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा ये भी डेसीमीटर में है तो ये बटे में 10 हो जाएगा, बटे में 10 हो जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32, ये इधर आकर के पूरा 32 हो जाएगा। तो x प्लस 2x प्लस 8, 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 बराबर इतना। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्त, x का मान हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 24, 24 यानी कि x का मान हो जाएगा 12। अगर x का मान 12 हो गया यानी कि एक भुजा हो जाएगी 12। अगर एक भुजा 12 हो जाएगी यानी x अगर 12 हो गई तो जो बड़ी भुजा है ये तो छोटी भुजा होगी, क्योंकि बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 20, 20 क्या हो जाएगी बड़ी भुजा, ठीक है ना। लेकिन ये तो हमारा डेसीमीटर में है, क्योंकि सेंटीमीटर में बताना है तो गुणा 10, 20 गुणा 10 यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो ये समलंब चतुर्भुज का बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आपको आपके सामने है। तो जो समलंब चतुर्भुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो 200 होगी, छोटी भुजा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 120, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिएगा आप इसको बैक करके, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धातु के गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास वाला और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक ठोस बेलन बनाया जा सकता है। दोस्तों जब किसी भी आकृति को पिघलाया जाता है तो उसका जितना भी आयतन होता है वो पूरा आयतन दूसरी आकृति में समाहित हो जाता है। तो हम देखते हैं किसको, एक गोले को पिघलाया जा रहा है तो गोले का जो आयतन है वो कितना है 4/3, 4/3 पाई। और r क्या है आपको, ये तो व्यास है ना, व्यास हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/2। यहां समझिए अगर आपका व्यास d बराबर 3 है तो r कितना हो जाएगा 3/2, जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। तो पाई r² इंटू 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है पाई r क्यूब, ठीक है, बराबर 4/3 पाई r क्यूब। कह रहा 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धातु के गोले। अगर मैं कहूं कितने धातु के गोले तो आपको यह समझना चाहिए कि मान लिया जाए कि n गोले हैं, n गोले को पिघलाया गया, इस प्रकार से जितना भी आयतन बना है वो पूरा आयतन 4 सेंटीमीटर और ये h हो जाएगा और ये हो जाएगा d बराबर इतना है। तो r बराबर 2 सेंटीमीटर यानी कि पाई r² यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 2 इंटू हाइट कितनी है 54। जो कटने वाला है काट दीजिए, देखो पाई से ये पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएगा, 1 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 तरह का 9 6 54 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 6 48, ठीक है ना। तो जो हमारा n है वो कितना आ गया 48 है, यानी कि उन गोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 48 गोले को पिघलाया जाएगा, तब 4 सेंटीमीटर व्यास और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बन करके तैयार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग यस या नो में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। कमेंट आप लोग नहीं करते, एक कमेंट जरूर किया करें, वो नेगेटिव कमेंट हो या पॉजिटिव हो, इससे हमें पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं और आपके लिए ये बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। चलिए आगे सवाल पर आते हैं। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 12, 6 और 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो देखो भाई इसमें यह क्वेश्चन कहा गया है कि वह एक पूर्णतः वर्ग भी होना चाहिए। तो यहां से देखा जाए इन सभी से सभी संख्याएं कटने वाली हैं, क्योंकि वह न्यूनतम वर्ग बताना है। तो 36 की बात किया जाए तो 36 एक वर्ग संख्या भी है, 36 एक वर्ग संख्या भी है और 36 एक वर्ग संख्या भी है, और ये 12, 6 और
2 से कट भी रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा बहुत ही आसान। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एसएससी एमटीएस के, जो वन लाइनर है, एक ही सवाल में है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन कुछ बेहतरीन सवाल भी आ जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। 330 मीटर लंबाई वाली ट्रेन 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में 11 सेकंड का समय लेती है। तो दोस्तों समझिए जरा, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है, प्लस उस प्लेटफॉर्म के, देखो मान लिया जाए ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म 550 मीटर, और ये वो ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, 330 मीटर। अगर ये इससे पार करेगी तो अपनी दूरी चलेगी, प्लस इस प्लेटफॉर्म की दूरी चलेगी। तो यहां से अगर देखा जाए स्पीड की बात किया जाए तो स्पीड कितनी हो जाएगी, समझो जरा, 330 और 550 ये दोनों जुड़ जाएगा और हो जाएगा कितना, 880 मीटर, और इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, 11 सेकंड लग रहा है। तो 11 अट्ठे 88, यानी इसका जो स्पीड हो जाएगी 80 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। कहा गया है 570 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो टी बताना है, और किसको पार करने में, 570 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 570 मीटर दूरी चलेगी, प्लस अपनी डिस्टेंस चलेगी जो 330 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, और यहां से स्पीड कितनी हो जाएगी, 80। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30, 600, 3, 900, 900 बटे 80 काटेंगे तो जो कटने वाला है काट दो उसको, क्या कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 चौको 8 और 2 45 हम 90, यानी कि 45 बटे 4 इसका आंसर हो जाएगा। 45 बटे 4 ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सवाल पर आ जाते हैं। आगे सवाल क्या है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब इस प्रकार का सवाल आएगा तो आपको कॉस्ट प्राइस को कुछ अपनी तरफ से मान लेना है। तो मैं ये कहता हूं कि कॉस्ट प्राइस कितना होता है, हमेशा याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस जो हमारी लागत होती है वो पैसा होता है, और पैसा 100% होता है। एमआरपी इससे 10% बढ़ा करके लिखा गया है, 10% बढ़ा करके लिखा गया है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा आपका 110%। फिर आपसे कहा गया है कि यदि इस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो डिस्काउंट के बाद जो पैसा आता है वो सेलिंग प्राइस होता है, और 10% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि 10% का डिस्काउंट अगर इस पे दिया गया है तो क्या हो जाएगा, यहां से 10% डिस्काउंट यानी कि 90% पे बेचा जाएगा, तो 110 का 90% क्या हो जाएगा, 99। अब 100 रुपए की वस्तु या 100% की वस्तु 99% में बेची गई है, तो क्या हुई है, हानि हुई है, और वो हानि क्या हुई है, 1% की, 1% की हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका सही जवाब। ठीक है, 1% की हानि। चलो फिर अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, 14,136 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित कीजिए कि ए के हिस्से का 2 गुना। दोस्तों जैसा ये बोल रहा है वैसा लिख देते हैं, ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना, और सी के हिस्से का 5 गुना। आपस में क्या है, बराबर है, आपस में बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे, और ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीका क्या है कि अगर हमें ए चाहिए तो ए को छुपा देते हैं, और 3 और 5 यानी बी और सी का जो मल्टीपल है यहां पर लिख देते हैं, तो 5 और 3 का गुणा हो जाएगा 15। ये हो गया ए का मान। अगर बी चाहिए तो बी को छुपा देंगे, 2 और 5 का गुणा लिख देंगे यहां पर, ये हो जाएगा बी का मल्टीपल। अगर सी चाहिए तो सी को छुपा देंगे, 2 और 3, ए और बी का गुणा कितना हो जाएगा, ए और बी के मल्टीपल का गुणा हो जाएगा 6, यानी यही हमारा क्या हो गया, अनुपात हो गया। दोस्तों यहां पर कहा गया है ए बी और सी को मिलने वाला पैसा इसी अनुपात में होगा,
तो 6:C का हिस्सा है, क्योंकि हमें C का हिस्सा पूछा है। तो जो C का हिस्सा है वो 6 के अनुपात में होगा, तो आंसर वही होगा जो 6 से डिवाइड हो। 6 से डिवाइड होने के लिए आपको देखना पड़ेगा, 6 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन अगर ऐसे ही देखा जाए तो 6 से वही संख्या डिवाइड होगी जो 3 से और 2 से डिवाइड होगी, तो 3 से ये नहीं डिवाइड होगी तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा, ये हो जा रहा है तो हो सकता है 4 1 5, 5 1 6, 6 3 9, ये भी हो जाएगा। अच्छा, ये देखो, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, तो दो ही ऑप्शन बच रहे हैं जो 2736 और 456 है। आप मुझे बताइए, जब 14,136 रुपए को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है तो हम लोग देख लेते हैं, आपको दोनों ऑप्शन 3 से डिवाइड हो रहे हैं और 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो सी का हिस्सा है वो हम लोग अपने मैथमेटिकल मेथड से निकाल लेंगे। जो सी का हिस्सा है वो होता है 6, और कितने में से है? 15 10 25 6 31 में से है। टोटल पैसा कितना है? तो आप कहोगे टोटल पैसा है आपका टोटल पैसा है 14,136। ठीक है दोस्तों, 14,136 है। तो यहां से आप अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते थे कि जब 14,000 3 हिस्सों में बट रहा है तो अगर 6 होता तो इसका तिहाई हिस्सा भी 456 तो नहीं हो सकता। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, ये 4 बार में, और बचेगा कितना? 4 एकम 4 4 3 12, 124, 124 और 24 7 17 बचेगा, और फिर जाएगा 5 बार में। ठीक है, और अच्छा ये जाएगा 1 और 6, यानी 6 बार में तो जाएगा ही जाएगा। तो 456 गुणा 6, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4 छंग 24, 24 3 27। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। एक ठोस धात्विक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 23 सेंटीमीटर अधिक है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे पिघलाकर एक शंकु में बदल दिया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई x सेंटीमीटर है। तो मैं x का मान बताना है, x का मान यानी हाइट बतानी है। दोस्तों, क्या बनाया जा रहा है? जिससे पिघला करके एक शंकु बनाया जाता है। तो आप जान लीजिए कि जो शंकु होता है, शंकु का जो आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, और बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर h प्लस आर होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो देखो कहा गया है, इसका संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया 1628 है। तो मैं लिख देता हूं 1628 टोटल सरफेस एरिया है, और टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2 गुणा 22/7 यानी 2 पाई आर। आर हमें पता नहीं है, तो हमें एक चीज बताई गई है कि इसकी जो त्रिज्या है आधार की त्रिज्या से 23 सेंटीमीटर अधिक है। तो आधार की त्रिज्या को अगर मैं x मान लेता हूं, अगर आधार की त्रिज्या को x मान लेता हूं तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? देखो r प्लस h यानी x प्लस और x प्लस कितना हो जाएगी? 23। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से सॉल्व कर लेते हैं, या फिर इसको सीधा सीधा r ही लिख दीजिए। ठीक है ना, इसको सीधा सीधा r ही लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? r, और यहां से भी क्या हो जाएगा? यहां से भी हो जाएगा r प्लस r, r प्लस 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो यहां से सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, 11 एक कम 11 बचेगा कितना? 5, 11 चौको 44, 11 अट्ठे 88, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 सते 28। ठीक है, तो आर का वैल्यू ऐसी क्या रख दिया जाए, यहां से आर अगर निकालना चाहे तो आर का मान ऐसा क्या रखा जाए? तो अगर मैं 7 रख दूं तो 14 और 7 कितना हो जाएगा? 27, यानी आर का मान 7 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, तो आर हमारा कितना हो जाएगा? 7। अब कहा गया है इस लंबवती बेलन को पिघलाया गया है और एक शंकु में बदला गया है। देखो पाई आर, कलर बदल लेते हैं। देखो जो बेलन है हमारा, उसका आयतन क्या हो जाएगा? पाई
आर स्क्वायर मतलब 7 का 7 गुणे 7 इंटू एच। एच कितना है हमें क्या पता है कि आर कितना है 7, तो एच हो जाएगा 23 7 30 हो जाएगा, इक्वल टू एक शंकु बनाया गया है यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, आर स्क्वायर एच 10.5 गुणा 10.5 इंटू हाइट क्या है x है। तो बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसी को सॉल्व कर दो। देखो यहां से देखा जाए पॉइंट यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो अब यहां से देखो पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा कितना 15 सत्ते 105 होता है, ऐसे ही 15 सत्ते 105 होता है, और ये 15 दूना 30 हो जाएगा, और ये ऐसे ही ये हो जाएगा कितना हो जाएगा x बराबर, अच्छा x बराबर सब पक्षांतर को इधर जाएगा तो 100 का 2 में गुणा हो जाएगा 200, ये भी काट दो 3 पचे 15, 200 बटे यहाँ ऊपर क्या बचेगा 5, ये हो जाएगा 5 चौको 20 यानी कि 40, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, केवल और कुछ नहीं है। अगले सवाल पर आइए, सरल कीजिए। देखो जरा ये गया 256 का स्क्वायर, देखो बोर्ड मास से अगर इसको लगाए तो 256 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए इंटू 64 अपॉन 6 की पावर 5, 64 की पावर 5 इंटू 1021 है ना। तो इसको अगर देखा जाए ये 16 का स्क्वायर होता है 256, तो यहां मैं लिख सकता हूं इसको 16 की पावर 16 की घात क्या लिख सकता हूं मैं 16 की घात 4, ठीक है, 16 की 4 लिख सकता हूं। और यहां से देखा जाए 16 की घात 4 हो गई। अगर इसको और सॉल्व किया जाए, क्या मैं सही कह रहा हूं, हाँ अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, ये 16 की घात 5 है, ठीक है। तो यहां से देखा जाए गुणा 64 अपॉन 16 की घात 5 इंटू 1021। देखो अब यहां से ये जो 16 की घात 4 है ये यहां से पूरा कटेगा और ये पूरा कट जाएगा, 16 चौको 64 से मल्टीप्लाई करें, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 4 एकम 4 यानी 4084, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। चलो आगे आ जाओ। आगे सवाल है 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही 200 मीटर लंबाई की ट्रेन अपनी ही दिशा में 15 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही कार से आगे निकल जाती है। कार को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो जब ये 200 मीटर की डिस्टेंस चल रही है तो जो सापेक्ष चाल क्या होगी, समय ही तो बताना, टी बराबर जब अपनी ही दिशा में पार कर रही है तो चालें घट जाएंगी, यानी 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 तो ये क्या हो जाएगा 200 बटे 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 20 सेकेंड। 20 सेकेंड ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब। तो इतने आसान सवाल आपके एमटीएस में पूछे जा रहे हैं। अगले सवाल पर आ जाते हैं। ए किसी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। यदि वे हर दूसरे दिन कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। तो देखो ए अगर काम करेगा तो पूरे काम को 21 दिनों में कर देगा, बी उसी काम को करेगा तो पूरा 28 दिनों में काम कर देगा, ये सवाल है। ठीक है, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 84 इसका टोटल वर्क हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ठीक बात है, 21 चौको 84 और 28 तिया 84, यानी कि ए किसी काम को 4 दिन में एक काम करेगा और बी 3 दिन में एक काम करेगा, दोनों मिल करके यानी ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे 7 काम करेंगे। यदि हर दूसरे दिन काम करते हैं तो ये ए प्लस बी 2 दिन में कितना काम करेंगे 7 काम करेंगे, 2 दिनों में। ए प्लस बी 2 दिन में 7 काम करेंगे। अगर मुझे 84 काम कराना है तो 12 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से इधर भी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये 24 दिनों में पूरा 84 दिन का काम हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर
4th ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 24 दिनों में टोटल काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां से देखा जाए, एक कॉन्सेप्ट आप अलजेब्रा में सीख चुके होंगे, ठीक है, जहां पर कहा गया है यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर माइनस का 4ab होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 11.3232। तो यहां से अगर देखा जाए, इसका इतने का मान क्या हो जाएगा, इतने का मान हो जाएगा -4 इंटू 5.17 इंटू और 2.19 अपॉन 11.3223। ठीक है, तो इन सभी का गुणा करेंगे, इन सभी का गुणा करिए आप, क्या आएगा तो देख लेते हैं, जरा मोबाइल में करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने मोबाइल में करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 5.17 गुणा 2.19। ठीक है, एक मिनट, 4 से नहीं करना है, ठीक है, 4 क्योंकि 4 तो ऑप्शन में है ही, तो 5.17 इंटू 2.19 ये हो जाएगा -4 गुणा 11.3223, वही आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11.3223, ये पूरा इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा -4 ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 15 वर्षों में साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि 3/4 हो जाता है। यदि निवेश की गई धनराशि 20,000 रुपए है तो ब्याज दर क्या है? अच्छा ठीक है, देखो 15 वर्षों में साधारण ब्याज की बात कही गई है। साधारण ब्याज का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, बच्चों सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? SI बराबर PRT अपॉन 100, लेकिन यहां कहा गया 15 सालों में, 15 ईयर्स में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो निवेश की गई राशि का 3/4 हो जाता है। तो निवेश की गई धनराशि कितना है? 20,000 और इसका 3/4 हो जाता है। तो देखो काटेंगे, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 5,000। तो जो SI है वो 15 वर्षों में कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 15,000। तो अगर 15 सालों में SI 15,000 है तो एक साल में SI कितना हो जाएगा? एक साल में SI 1,000। तो बस यही हमें बताना था कि बताइए रेट क्या होगी। तो रेट होगा 1,000 रुपए मिलेगा एक साल में, और किस पर मिलेगा? 20,000 पर। परसेंट के लिए 100। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, सॉरी 20,000। ठीक है, 20,000, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 20 पंचे 100, यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 5%। रेट क्या हो जाएगी? 5%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगले सवाल पर आते हैं। 840 ml मिश्रण में 4:3 में एसिड और वाटर है। आप देखिए, एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो क्या है? 4:3 है। इसे 1:1 बनाने के लिए इसमें मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या है? क्या किया गया है? इसे 1:1 में बनाया गया है। पानी मिलाया जा रहा है तो पानी बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन अगर एसिड नहीं बढ़ाया गया तो एसिड को सेम रखना पड़ेगा। क्या करेंगे? इसमें 4 से गुणा कर देंगे। अगर 4 से गुणा करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो मुझे बताइए, अगर पहले वाटर कितना था? 3, अब कितना बढ़ गया? 4। तो एक रेशियो बढ़ा है, एक रेशियो बढ़ा गया है, तो इसी की हमें वैल्यू बताना है कि एक का मान क्या होगा। लेकिन पहले वाटर कितना था? 4 3 7,
तो 7 रेशियो बराबर अगर 840 के है, 840 के है, तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, एक रेशियो का मान 120। तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा कि एक रेशियो का मान 120 हमने निकाल दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 120 ml। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, एक टैंक को भरने में इनलेट पाइप 8 घंटे का समय लगाता है और आउटलेट पाइप इसे 12 घंटे में खाली कर देता है। तो देखो, जो भर रहा है एक टैंक वो 8 घंटे में भर सकता है और जो खाली कर रहा है वो 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो देखो टैंक की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो टैंक की क्षमता इन दोनों के एलसीएम से कितनी हो जाएगी, 24। अगर एलसीएम 24 आया है तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, जो भरने वाला पाइप है इसकी क्षमता होगी 3, प्लस 3 भरेगा लेकिन माइनस कितना घटा, खाली कितना कर देगा, 2। 3 में से अगर 2 उसने खाली कर दिया है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट पूरा मिलेगा आपको 1 लीटर एक भरा जाएगा, लेकिन 24 भरना है तो 24/1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। कह रहा तान्या के दादा 16 वर्ष पहले, तो लिख देते हैं तान्या और इनके दादा यानी ग्रैंडफादर की जो आय का अनुपात है कितने, 16 वर्ष पहले यानी कि -16 ईयर, 16 साल पहले ये कितने थे, ये जो तान्या है ये अपनी तान्या से ये 8 गुना है। ठीक है, 8 वर्ष बाद उसकी उम्र, 8 वर्ष बाद, देखो ये कहीं पर बीच में 0 होगा, फिर यहां से 8 वर्ष बाद, ये 8 वर्ष पहले की बात हुई है, ये 8 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो अब इनका जो है उम्र तान्या से 3 गुना हो जाती है, यानी कि अगर तान्या 1 है तो ग्रैंडफादर कितना हो जाते हैं, 3 गुना, ये इनका रेशियो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है यहां पर गुणा कर देते हैं, इन दोनों का जो अंतर है यहां पर गुणा कर देते हैं। तो जो नया रेशियो बनकर के तैयार होगा वो हो जाएगा 2 और 16, यहां हो जाएगा 7 और 21। तो आप कहोगे 2 से 7 हुआ है 5 रेशियो बढ़ा, 16 से 21 हुआ है 5 रेशियो बढ़ा, यानी 5 रेशियो अनुपात में बढ़ रहा है। और वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 16 से 0 पर आएगा तो 16 पहले बढ़ेगा और फिर 16 से फिर 8 बढ़ेगा, तो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 16 4 20 24, यानी कि 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 24 ईयर। तो एक वर्ष का, या फिर मैं कह दूं कितना, 2 वर्ष, 2 रेशियो, ये 2 रेशियो जो है 16 साल पहले, 16 साल पहले, यानी कि 2 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 24/5 इंटू 2। ठीक, ऐसे ही ये तो हो जाएगी तान्या 24/5 इंटू 16, ये कौन हो जाएगा, ये दादाजी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कहा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष पहले कहा है, 8 वर्ष पहले तान्या के, देखो 16 वर्ष बाद इतना है, तो इसमें से अगर मैं 8 वर्ष और जोड़ दूं तो 8 वर्ष पहले हो जाएगा, तो मैं इसमें कर दे रहा हूं 8 वर्ष और जोड़ दूं दोनों में, तो 8 वर्ष बाद इनका क्या हो जाएगा, यही अनुपात हो जाएगा। तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 24 दूना 48, 48 और 40 कितना हो जाएगा, 48 और 40 88/5, ये तान्या हो जाएगी और ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौको 64, 64 का 4 हाथ में 6, 16 दूना 32, 6 38 और प्लस का 40/5, ये 5 और ये 5 कट जाएगा और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 88 रेशियो, अच्छा 0 4 हो जाएगा, ये 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1 2 3 1 4। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको काट दूं
अगर मैं इसको काट देता हूं तो क्या हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 4, 8 से काटे 8 पंचे 40, 8 तिया 24 यानी 8:53। 11:53 यानी तान्या और उनके दादाजी का जो अनुपात है 11:53 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आइए। बस आज की कक्षा में सिर्फ इतने ही सवाल हैं, ठीक है। तो ये जो भी सवाल है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब सवाल है। आप इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर लीजिए और एसएससी एमटीएस में आप अच्छा स्कोर करिए। देखिए ये संभवतः ये हमारी एसएससी एमटीएस में 12वां आपका प्रैक्टिस सेट है। तो आप जाइए पाथवे अचीवर्स में मैथ सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा एसएससी एमटीएस की मैंने 12 पूरी कंप्लीट क्लासेस कराई हैं, जिसमें 150 के आसपास सवाल करा दिए हैं, ठीक है। 150 के आसपास सवाल आपको करा दिए हैं और इन सभी को प्रैक्टिस कर लीजिए। और आगे के लिए आपको मैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस पेपर या मॉक पेपर आपको एनालिसिस करवाता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।